गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ के आज के केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट 5 में मैं सभी 12th साइंस के बच्चों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस लॉकडाउन ई पाठशाला के सभी क्लासेस को कंटिन्यूटी को बनाए रखे होंगे। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्लास में स्टूडेंट हमने केमिकल काइनेटिक्स के 4 पार्ट में क्या क्या सीखा था, क्या क्या स्टडी की थी। हमने आपको बताया था मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है और किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी का क्या मतलब होता है। साथ ही साथ आपको हमने बताया था कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसी उम्मीद के साथ आज के इस पार्ट 5 में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोग से बताना चाहूँगा स्टूडेंट कि ये टॉपिक आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ क्या करने वाले स्टूडेंट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में, यानी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है, एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिस एक्सप्रेशन के जरिए हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हो चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन हो। हमारे सिलेबस में जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लिया कोई एक जनरल जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, जैसे ए एज ए रिएक्टेंट, बी एज ए प्रोडक्ट, ठीक है। हम इसे रेट लॉ के एक्सप्रेशन में कैसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए टू द पावर एन। ये n क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। लेकिन बात चूंकि ये जीरो ऑर्डर की हो रही है तो ये n की वैल्यू यहाँ पर क्या होना चाहिए, जीरो। फिलहाल हम इस इक्वेशन को हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, चूंकि ये डिफरेंशिएशन फॉर्म में हम लिखे हैं माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है। अब यदि बात जीरो ऑर्डर की जा रही है तो हम इसका ऑर्डर क्या लेंगे, जीरो। और जीरो ऑर्डर के लिए जब बात होगी तो n इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर जीरो। और इस तरह से हम इसका रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। जब n की वैल्यू जब जीरो हो जाएगी तो हमारा हो जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के। कैसे हुआ, क्योंकि जब यहाँ हम पावर n के jगह पर जीरो पुट करेंगे तो आपका ये कैंसल आउट हो जाएगा। चूँकि आप जानते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए हमारा हो गया माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के। हालांकि इसका पावर यदि आप जीरो रखते हैं, इस कॉन्सेंट्रेशन का पावर जीरो रखते हैं और जीरो वैल्यू रखने पर कोई भी वैल्यू हो आपका वैल्यू हमेशा 1 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हो जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के। ओके, नाउ यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट हो जाएगा डी ए इक्वल टू माइनस के डी टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, हम इसे लिख सकते हैं डी ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। और यदि इस इक्वेशन पर हम दोनों तरफ क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेट डी ए इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। चूँकि के को हमने बाहर किया, चूँकि के एक कॉन्स्टेंट है, दिस इज रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब यदि स्टूडेंट इसको हम इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास हो जाएगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, ठीक है। अब ये सी क्या है स्टूडेंट, हम इसे पहले इक्वेशन 1 मान लें, ये हमारा सी है। इस इक्वेशन को हम यहाँ पर 1 पुट कर दिए। अब इस सी को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम क्या करेंगे, इस सी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और इस सी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद हम उस वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा। मान लिया जाए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जस्ट केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले, यानी कि टाइम जब जीरो हो, यानी 0 सेकेंड पर, तो 0 सेकेंड पे मान लिया जाए ए का मोलर कॉन्सेंट्रेशन मान लिया जाए ए नॉट हो, यानी कि इनिशियल टाइम में, जीरो टाइम में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को हमने क्या मान लिया, ए नॉट मान लिया। तो इक्वेशन 1 का यदि हम यूज़ कर लें स्टूडेंट तो हम इस ए इक्वल टू, जैसे हम इक्वेशन 1 में जान रहे हैं कि एक मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, माइनस के टी प्लस सी। तो बताइए इस ए की कॉन्सेंट्रेशन टी टाइम पे जो होगी, इस ए के जगह जीरो टाइम पे हमारा ए के जगह क्या हो जाएगा, ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू जीरो प्लस सी। और इस तरह से हमारा सी का वैल्यू मिला, बोलिए इनिशियल concentration of reactant at time 0। ओके, जब इस सी वैल्यू की वैल्यू को हम फाइंड कर चुके हैं, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं और जब इक्वेशन पुट करेंगे सी की वैल्यू को तो हमें मिलेगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी की जगह कितना,
बोलिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज द ए नॉट 0 सेकेंड पर या 0 टाइम पर, और हमने इस इक्वेशन मान लिया 2। चलिए इस इक्वेशन 2 को हम यहाँ रखते हैं। तो हमारे पास अभी 2 इक्वेशन मिला, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। चलिए अब आगे देखते हैं। बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन ऑफ इक्वेशन, आप लोग पढ़े होंगे स्ट्रेट लाइन ऑफ इक्वेशन मैथ्स में, तो जरा इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए। मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, यही ना है। यदि आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़े होंगे मैथ्स में तो आप जानते हैं कि वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, जहाँ वाई यानी कि हमारा वाई एक्सिस पर हमारा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ए को शो कर रहा है, और सी के जगह पर हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टी के जगह पर हमारा एक्स एक्सिस, और स्लॉप यानी कि एम के जगह के जगह पर एम। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं स्टूडेंट y एज ए मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, x एक्सिस के एज ए टाइम, C एज ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नॉट, और M इज इक्वल टू स्लॉप माइनस के। अब यदि मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ तो हमें ग्राफ कुछ इस तरह मिलेगा। दिस इज द y एक्सिस में हमने क्या बोला था, बोलिए, तो y एज ए A, तो हमने यहाँ पर A रख दिया, विच इज द मोल पर लीटर एज ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। और हमने क्या कहा था, जस्ट x के जगह क्या t है, तो हमारा x एक्सिस में क्या हमने रख दिया, टाइम। अब इंटरसेप्शन हम यदि एक ग्राफ प्लॉट करें तो ये हमारा ए नोट क्या है, एज ए इंटरसेप्ट, और ये ग्राफ आप देख रहे हैं नीचे की ओर जा रहा है, इसका मतलब ये स्लोप नेगेटिव में है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में हमारा माइनस के है। तो इस तरह हम कहेंगे स्टूडेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइनस के टी प्लस ए नॉट जो है वो वाई पे इंटरसेप्ट हो रहा है। देख सकते हैं आप, ये ए नॉट जो है वाई को इंटरसेप्ट हो रहा है, और इस तरह हम इसको ग्राफिकल इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यदि आपके कॉम्पिटिशन में दे देता है, कुछ ग्राफ दिखाया जाता है और पूछा जाता है कि ये रिएक्शन किस ऑर्डर का है, तो जब आपको ऐसा ग्राफ दिखे ए और टाइम के वर्सेस में, और इंटरसेप्ट ए नोट यहाँ पर हो, तो हम कह सकते हैं ये जो ग्राफ है हमारा जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का ग्राफ है। और यहाँ हम बोल सकते हैं कि इस स्ट्रेट लाइन ऑफ पाथ के अकॉर्डिंग हमारा ये जो के है वो क्या है, स्लॉप है, यानी ये जो स्लॉप है ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव के, विच इज द स्लॉप। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। ओके स्टूडेंट, अब जरा ध्यान देंगे, जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये सारा एक्सप्रेशन फाइंड किया, यदि मैं एक बोलूँ कि इसका रेट कांस्टेंट फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे हमने शुरू में ही कहा था कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इस इक्वेशन 2 से हम कैसे किसी रिएक्शन का किसी भी टाइम पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना स्टूडेंट, थोड़ा सा इसको आप रीअरेंज कर लो तो हो जाएगा के इक्वल टू, यदि ये के टी इक्वल टू लिखना हो तो हम लिख सकते हैं ए नॉट माइनस ए, होगा ना रीअरेंज करेंगे तो हो जाएगा के टी इक्वल टू हो जाएगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यानी कि जीरो टाइम का कॉन्सेंट्रेशन माइनस टी टाइम के बाद जो ए का कॉन्सेंट्रेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह के इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए, जीरो टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगी और टी टाइम के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, इन दोनों का माइनस करेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, और इस तरह से हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ दिस इक्वेशन विच इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटेड रेट मेथड या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूज है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वैलिड है, और हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यदि हमें ये मालूम हो कि टी टाइम से पहले उस रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना था और टी टाइम के बाद का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। यदि इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो, टाइम गिवन हो, तो हम आसानी से रेट कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि कितने समय पर हमारा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इतना से इतना हो जाएगा, यदि उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इतना हो तो दैट मीन्स कि यदि हमारा रेट कांस्टेंट गिवन हो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो, टी टाइम के बाद का कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो, तो कितना टाइम में उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना से घटकर इतना हो जाएगा। तो हम इसके लिए टाइम भी फाइंड कर सकते हैं। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, के हमारा नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस ए का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय के। ठीक है, तो इस तरह का एक्सप्रेशन हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या टाइम फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आगे देखिए, हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। यदि मैं कहूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या होगा, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन का मतलब स्टूडेंट, हाफ लाइफ का मतलब हुआ ये कि कोई भी रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन जीरो टाइम के बाद जो है, यदि वो 100% का कॉन्सेंट्रेशन है तो 50% कॉन्सेंट्रेट को डिक्रीज होने में
यानी 50% का रिएक्टेंट को कॉन्सेंट्रेशन को घटने में जो टाइम टेकन हो, जो टाइम लगे, उस टाइम को हम क्या कहेंगे, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। क्योंकि आप जानते हैं रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या होता है, चेंज होता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता है। तो जितना टाइम में उसका कॉन्सेंट्रेशन 50% हो जाए, यानी 100% का मान लो कॉन्सेंट्रेशन है और अब उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई है, 50% हो गई है, तो उस 50% होने में जो टाइम टेकन लगा उस टाइम को कहेंगे हम लोग हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। यदि जीरो ऑर्डर का हमें हाफ लाइफ फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, जैसे कि मान लिया जाए ए हमारा रिएक्टेंट है और हमारा प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। अभी हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फाइंड किया था जिसमें ये हम लोग को मिला था इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 में मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू -kT + A0, सही है। और अभी जस्ट हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है वो A0 - A/T होता है, ओके। और इस तरह हम T इक्वल टू क्या बताए थे, A0 - A/K, यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट जीरो टाइम माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट। अब बात है कि हमारा हाफ लाइफ क्या होगा, बहुत ही आसान है। हाफ लाइफ के लिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, जब कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल A0 है तो हाफ टाइम में उसका कॉन्सेंट्रेशन जस्ट हाफ हो जाए, यानी A0 कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2। हमने कहा था ना 100% का मतलब 50%, तो हमने क्या किया, इस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को जस्ट हाफ कर दिया और कितना टाइम लिया, t हाफ लिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इस इक्वेशन में हम A0 के जगह पे तो A0 रहेगा, लेकिन इस A के जगह पर हमारा कॉन्सेंट्रेशन जस्ट हाफ हो गया। ऊपर देख रहे हैं ना आप लोग, तो इस तरह हो गया A0 - A0/2 डिवाइडेड बाई K, ये हुआ हमारा हाफ लाइफ। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको एलसीएम कीजिए तो आपको मिलेगा हाफ लाइफ इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई 2K। बताइए ये हमारा एक्सप्रेशन से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ फाइंड कर सकते हैं यदि उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में मालूम हो और उसका रेट कांस्टेंट हमें मालूम हो। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू जानकर, रेट कांस्टेंट की वैल्यू को जानकर हम आसानी से उस रिएक्शन का यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल को बना सकते हैं। इस इक्वेशन में क्या देख रहे हैं स्टूडेंट की हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होगा वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब जितना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी उस रिएक्टेंट का हाफ लाइफ, उस जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ उतना ही ज़्यादा होगा। चूँकि K तो हमारा कॉन्स्टेंट टर्म है, यहाँ चेंज होना है तो क्या चेंज होगा, कॉन्सेंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का। यानी हम इनिशियली जीरो टाइम में जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन लेंगे रिएक्टेंट ए का, उसका हाफ लाइफ उतना ही ज़्यादा होगा। समझ में आ गया। तो ये था हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किसके लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट की जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होता है, A0 - A/T। A0 क्या है स्टूडेंट, जीरो टाइम पर जो कॉन्सेंट्रेशन थी, और A क्या है, T टाइम के बाद जब जो उसका अब कॉन्सेंट्रेशन जो है, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन चेंज को हम टाइम से डिवाइड कर दें तो हम आसानी से रेट कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। या मान लो रेट कांस्टेंट पता हो तो कितना टाइम उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना से इतना हो जाएगा, हम उसका टाइम भी फाइंड कर सकते हैं। साथ ही साथ हाफ लाइफ भी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ दिस इक्वेशन, बाय यूजिंग ऑफ दिस फॉर्मूला A0/2K। ठीक है, तो स्टूडेंट याद रखेंगे ये एक्सप्रेशन हम लोग का एग्जाम में डिराइव करने के लिए भी आता है या फिर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी रहता है। तो चलिए अगले क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे इसका, और उसके बाद हम लोग इसी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। अभी हमने जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बताया वो किस ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। अब हमने पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो चलिए आज इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। स्टे होम, सेव लाइफ, घर में रहें, स्वस्थ रहें और खूब मन लगा के पढ़ाई करें, और इस लॉकडाउन ई पाठशाला के DC रामगढ़ से जुड़कर अपने इस क्लासेस की कंटिन्यूटी को बनाए रखें। धन्यवाद।